कभी भारत के टॉप रिचेस्ट लोगों में से आने वाले विजय पथ सिंघानिया, जिनकी नेटवर्क कभी 11,000 करोड़ हुआ करती थी, आज उनकी नेटवर्क हो चुकी है जीरो और उनको रहना पड़ रहा है मुंबई के एक रेंटेड हाउस में। तो आइए जानते हैं एक बिलियनर से बेगर का सफर। रेमंड की शुरुआत सन 1925 में लाला कैलाशपति सिंघानिया ने की थी और उन्होंने ही सन 1944 में रेमंड वुडल मिल भी इंस्टेब्लिश की थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन तभी दौर आता है 1968 का। ये वो दौर था जब लाला कैलाशपति सिंघानिया की एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उनके बेटे विजयपथ सिंघानिया की एज बहुत कम होने के कारण रेमंड की जो कमान है वो हाथ में आती है लाला कैलाशपति सिंघानिया के भतीजे गोपाल कृष्ण सिंघानिया के। गोपाल कृष्ण सिंघानिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रेमंड में रहते रहते, लेकिन सन 1918 में गोपाल कृष्ण सिंघानिया की मौत के बाद रेमंड की जो कमान है वो हाथ में आती है विजयपथ सिंघानिया के। तो विजयपथ सिंघानिया के हाथ में जैसे ही रेमंड की कमान आती है तो वो रेमंड को नई बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाब देखने लगते हैं। और यही नहीं, देखते ही देखते वो रेमंड को ग्लोबली इंट्रोड्यूस भी करवा देते हैं। और वो विजयपथ सिंघानिया ही थे जिन्होंने रेमंड में इंडिको मिक्सचर एंड पॉलिस्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये वो दौर था जब भारत में नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही थी, लेकिन रेमंड ने कभी अपनी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और वो हर कपड़े को लॉन्च करने से पहले एक बार टेस्ट जरूर से किया करते थे। और इस टाइम तक रेमंड का कोई कंपटीशन भी नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी 1986 में विजयपथ सिंघानिया एक और नए ब्रांड को लॉन्च करते हैं जिसका नाम था पार्क एवेन्यू। और रेमंड ने भी एक नया कदम उठाया था जो कि था रेमंड गारमेंट इंडस्ट्री में जाने का। और इनके फैशन और स्टाइल ने देखते ही देखते पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और देखते देखते ये दोनों ब्रांड वर्ल्ड फेमस हो गए। और इसी के साथ विजयपथ सिंघानिया ने 1990s में एक और नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम रखा पार्क्स। और सन 2000 में इन्होंने अपना सारा कारोबार गौतम सिंघानिया के हाथ में दे दिया। उसके 4 साल बाद तक कंपनी बहुत अच्छे से चली, लेकिन उसके बाद मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटर्स बढ़ने के कारण कंपनी के शेयर्स धीरे धीरे नीचे गिरने लगे और इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स उतनी ही बढ़ती गई। और इनके नए कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे थे जैसे कि वेबसाइट्स एंड पेंटालून्स। अब तक भारत में रिटेल इंडस्ट्री $2 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। और ये देखते हुए विदेशी ब्रांड भी अब भारत में आ रहे थे जैसे कि जारा वगैरह। अब रेमंड के जो शेयर्स है वो लगातार नीचे गिर ही रहे थे, लेकिन 2006 के बाद इनके शेयर्स और ज्यादा नीचे गिरने लगे और फैमिली प्रॉब्लम्स उतनी ही बढ़ती गई। तभी साल आता है 2015। ये वो साल था जब विजयपथ सिंघानिया अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। विजयपथ सिंघानिया अपने सारे शेयर्स अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम पे कर देते हैं। और गौतम सिंघानिया के नाम पे ये जैसे अपने सारे शेयर्स करते हैं तो इन दोनों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब विजयपथ सिंघानिया का मैनेजर, उनकी गाड़ी, ड्राइवर सब उनसे छीन लिए जाते हैं। तो विजयपथ सिंघानिया इसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालते हैं कि उनका जो जेके हाउस है उसमें कुछ इनको हिस्सा मिल जाए, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, विजयपथ सिंघानिया का एक और बेटा जिसका नाम है मधुपत सिंघानिया, वो अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ विदेश में सेटल हो चुका है। तो जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी फैमिली से दूर क्यों रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा बेइज्जती की जाती थी और इसी के साथ साथ उनको उनके बड़े भाई के साथ कंपेयर भी किया जाता था, तो इस वजह से वो उनकी फैमिली से दूर रहते हैं। तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। तभी साल आता है 2021 का। ये वो साल था जब रेमंड को 247 करोड़ का लॉस होता है और इसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो है कोविड-19 एंड इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण रेमंड के शेयर्स काफी गिर जाते हैं। और अगर आज की बात की जाए तो रेमंड जो है वो अभी भी लॉस में चल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।